हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। ये है पार्ट 1। इसके अंदर मेजरली आपकी 1 टू 15 नवंबर की जो लीगल करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो जाएंगी। तो लीगल करंट अफेयर्स में हम इंपॉर्टेंट जजमेंट, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की या अगर किसी हाई कोर्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है वो डिस्कस करते हैं। लीगल न्यूज़, ठीक है ना, लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है तो वो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको ट्राई करती हूँ कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझा दूँ एंड आप अपने नोट्स क्रिएट कर ले ताकि आपको लीगल करंट अफेयर्स और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। राइट, तो किन किन को ये वीडियो देखनी चाहिए? देखिए, अगर आप क्लैट एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लैट एलएलएम के लिए कर रहे हैं, एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्लैट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज आपका राइटिंग पार्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो उसके अंदर लॉ रिलेटेड न्यूज़ पूछी जाती है। राइट, फिर उसके बाद अगर आप डीयू के लिए प्रिपेयर करें, पीयू के लिए करें, बीएचयू के लिए करें, एमएचसीईटी के लिए करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी एज वेल एज एडवोकेट्स के लिए भी, बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो एंड आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हो कॉमन लॉज की, या जो लॉज आजकल जिनकी बात हो रही है न्यूज़पेपर में, then this video is going to help you a lot. So if you want to stay updated, then this video is going to help you out. And मैंने मई 2021 से ये करंट अफेयर्स कवर करवाने स्टार्ट किया। आई ट्राई कि मैं जैन से लेकर अप्रैल 2021 के भी आपके दिसंबर में ही कवर करवा दूँ। मई टू दिसंबर तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा लीगल करंट अफेयर्स। तो वो प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोस का। Let's get started. Yeah, guys, welcome to Logiri. I hope you're subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Logiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. Cannot impose blanket ban on all firecrackers, say Supreme Court. क्या कह रहे हैं कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते किस पे? फायर क्रैकर्स पे। ठीक है ना, तो ये बात हमें याद रखनी है। हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं, फायर क्रैकर्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आए हैं। तो अगर इसकी बैकग्राउंड जाननी है तो पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया था एंड वहाँ पे पाया गया था कि जो मटेरियल्स, टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, वो यूज़ करे जा रहे हैं टू मेक द क्रैकर्स। और इन फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल भी पाए गए जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो कि बैंड है। ठीक है ना, तो कोर्ट ने कहा कि हम ब्लैंकेट बैन तो नहीं लगा सकते, पर वी कैन प्रिवेंट द यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन फायर क्रैकर्स। क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? यूज ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन फायर क्रैकर्स। ओनली दोज फायर क्रैकर्स आर बैंड विच आर फाउंड टू बी इंजूरियस टू हेल्थ एंड अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ सिटीजन। वो वाले फायर क्रैकर्स बैंड है जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है। ठीक है, जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है। द फायर क्रैकर इंडस्ट्री हैड मूव टू द टॉप कोर्ट आफ्टर Calcutta High Court prohibited the sale, purchase, use, display, or bursting of firecrackers of any type at all during the upcoming Kali Puja, Diwali celebration, as well as the following Chhat Puja, गुरु नानक्स बर्थडे एंड और क्रिसमस, न्यू ईयर ईव दिस ईयर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्या हुआ था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में जो फायर क्रैकर्स हैं वो क्या कर दिए गए थे? बैन कर दिए गए थे। और यही चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म टू स्टॉप मिसयूज, द एपेक्स कोर्ट रिट्रेटेड इट्स एडवाइस विद रेफरेंस टू इट October 29 ऑर्डर। यह ऑर्डर हम डिस्कस कर चुके हैं अर्जुन गोपाल वाली जजमेंट के अंदर। कौन सा कंटेंट बैंड है ये कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में मुझे बताओ। दिस इज अ टेस्ट फॉर यू गाइस कि पिछले वीडियोस का कुछ याद भी है या नहीं। अब NCPCR issues notice to NCERT on transgender inclusion manual। तो हमें ये पता होना चाहिए कि NCPCR की फुल फॉर्म क्या है। दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, बच्चों की जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है ना, फॉलोइंग अ राइट विंग बैकलैश ऑन सोशल मीडिया एंड अ कंप्लेंट फ्रॉम अ फॉर्मर RSS प्रचारक, ठीक है, has issued a notice to the National Council of Education, Research and Training regarding its new training manual on inclusion of transgender children in schools. ठीक है, the issue of contention were the manual's recommendation to use gender neutral toilets and remove gender binaries in school infrastructure। तो उन्होंने कहा कि जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स यूज करो, जो जेंडर के बीच में डिफरेंसेस हैं वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है उनको रिमूव करो।
and processes. Such an approach will expose children to unnecessary psychological trauma due to contradictory environments at home and in schools, said the notice. तो वो कहते हैं कि डिफरेंस कि घर के अंदर तो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ठीक है ना, और वहां पे जाके जेंडर न्यूट्रल हो जाएगा तो it would cause psychological trauma. The manual suggestion to teachers to discuss the availability of puberty blockers or hormone treatments for adolescents experience gender dysphoria also came in for criticism. ठीक है ना, तो वहाँ पे टीचर्स को सजेस्ट किया गया था कि यू शुड डिस्कस विद स्टूडेंट्स कि देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्यूबर्टी ब्लॉकर्स एंड हार्मोन ट्रीटमेंट्स अगर आप एक्सपीरियंस करो जेंडर कि उनको समझ नहीं आ रहा कि लोग मुझे लड़का बोल रहे हैं बट आई डोंट फील लाइक दैट, तो वो डिस्कस किया जाए इस चीज़ के ऊपर जो है ये मैनुअल इशू इंक्लूजन किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा एंड एनसीपीसीआर ने इस पे ऑब्जेक्शन कंप्लेंट रेज करी है. अब यूएस जैब्स मतलब यूएस वैक्सीनेशन जो है यूएस की स्टिल आउट ऑफ रीच इन इंडिया ड्यू टू इंडेमनिटी इशू. तो इशू क्या है हमें पता होना चाहिए, important है. More than 6 months after the central government announced it would fast track clearances for foreign COVID-19 vaccines to India, facilitate quicker access and encourage imports, indemnity issues are still holding up the import of all American vaccines to India, including Pfizer, Johnson & Johnson and Moderna. With the Australia, India, Japan, US squad pressing ahead with plans to produce J&J vaccines at a facility in Hyderabad, officials indicated that the indemnity clause required by US companies to avoid legal liability for their vaccines. ठीक है ना, मतलब indemnity का मतलब क्या होता है, वो कह रहे हैं कि देखो अगर वैक्सीन या कुछ भी इफेक्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से किसी का लॉस होता है तो वो कंपनी लायबल नहीं होगी, कंपनी लायबल नहीं होगी, द गवर्नमेंट वुड बी लायबल टू पे. ठीक है, उनके ऊपर कोई केस हो जाता है कुछ भी हो जाता है तो कंपनी लायबल नहीं होगी, दैट इज इंडेमनिटी क्लॉज. तो वो क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड बाय यूएस कंपनीज टू अवॉइड लीगल लायबिलिटी फॉर देयर वैक्सीन्स कुड मीन दैट इंडिया विल प्रोड्यूस द वैक्सीन्स ओनली फॉर एक्सपोर्ट एंड नॉट टू सप्लाई देम डोमेस्टिकली. ठीक है ना, तो हैदराबाद में शायद सेटअप हो इनका प्लांट और उसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ इंपोर्ट होगी वैक्सीन, इंडिया में यूज नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस इंडेमनिटी क्लॉज. द इशू हैज बीन पेंडिंग सिंस मे. हाउ डज इंडेमनिटी वर्क इन यूएस? तो यूएस में क्या चल रहा है, Pfizer and Moderna, the first two manufacturers to receive emergency use authorization for their mRNA COVID-19 vaccines, were granted immunity from liability by the US government. तो US government ने उनको liability से immunity grant करी हुई है. This protects them until 2024 from lawsuits arising out of any foreseen and unintentional medical complications as a result of vaccination against COVID-19. तो मतलब anyone who files a case against them, किसी को रिएक्ट कर गई, ठीक है ना, अगर वो केस फाइल करते तो कंपनी लायबल नहीं है, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू कॉम्पनसेट. सॉवरेन इम्यूनिटी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये ना सिर्फ कंपनी को इन्होंने प्रोटेक्ट किया, सॉवरेन इम्यूनिटी यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रोवाइड करी गई है. कैन नॉट सू द एफडीए जिन्होंने वैक्सीन रिसीव करी है फॉर अप्रूविंग द वैक्सीन. ठीक है ना, तो ये क्या है, इन्होंने एक कॉम्पनसेशन का अलग से सिस्टम क्रिएट किया है फॉर विच गवर्नमेंट इज लायबल, right? Government is liable but company is not liable, and what they are asking to do the same in India and India is saying we cannot do that, right? तो ये हमारा indemnity का इशू है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों बाहर की वैक्सीन अभी तक इंडिया में नहीं आई है, what is the issue, right? Supreme Court turns focus on mental health issues, that is Mahendra Casey versus the state of Karnataka and others, right? Upholding the need for judges to be sensitive to the gravity of mental health issues, the Supreme Court has said the judiciary should not treat the mental health of a person with one size fits all approach. ठीक है ना, वो कहते हैं मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं सोचना है कि सबकी मेंटल हेल्थ तो ठीक ही होती है. मेंटल हेल्थ को भी दे नीड टू कंसिडर द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन एंड एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ. सबको एक साइज फिट नहीं होता है, राइट? A bench of Justice So-and-so made the observation in a recent judgment based on an appeal filed by Karnataka against a High Court decision to quash a case of abetment of suicide against a government officer. The officer's driver died by suicide. A note left by him alleged that he was harassed by the officer who had used his bank account to transfer ill-gotten wealth and convert black money into white. ठीक है ना, तो क्या चार्जेस लगाए थे, उसने सुसाइड कर ली ड्राइवर ने, एंड ही सेड दैट द ऑफिसर यूज्ड हिज अकाउंट टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट,
right? The High Court had dismissed the charges against the officer, terming the driver as weakling. ठीक है ना, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा, weakling, the person is so weak. So the High Court had also disbelieved the version that the dead man was under pressure, reasoning that he had met friends and did not show any signs of being harassed or threatened. तो वो High Court कहता है कि वो तो अच्छा खासा खेल रहा था, ठीक है ना, तो there were no signs of mental health illness, so they said कुछ नहीं है ऐसा. But the Supreme Court said that one size doesn't fit all, one size fits all approach नहीं चलेगा, ठीक है ना. You have to take mental health into consideration. So Mahendra Kessi versus the state of Karnataka. Okay, the High Court had said the behavior of the deceased before his death was not that of a person who was depressed and suffering from mental health issues. Behavioral scientists have initiated the discourse on the heterogeneity of every individual and have challenged the traditional notion of all humans behave alike. वो कहते सारे human beings एक जैसा नहीं behave करते. The top court noted that an individual copes with a threat, both physical and emotional, expressing or refraining to express love, loss, sorrow, and happiness varies greatly in view of the multifaceted nature of the human mind and emotions. Such terms, so Justice Chandrachud ne kaha, said terms such as weakling and measuring a person's mental state by his outward conduct, etc., deeply diminishes the gravity attached to mental health issues. तो उन्होंने कहा कोर्ट को mental health issues they should be considerate, they should consider, ठीक है ना, एंड फिर डिसीजन देना चाहिए. ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ को बिल्कुल साइडलाइन करके आप डिसीजन दे रहे हो. द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इनटू अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, सेड द सुप्रीम कोर्ट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू मेक अ नोट ऑफ दिस प्लस द नेम ऑफ द जजमेंट. आई टेल यू द स्टोरी सो दैट यू कैन रिलेट विद इट, ठीक है ना. अगर मैं सिंपल कह दूं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो याद करना डिफिकल्ट है, बिकॉज हम ऑन एन एवरेज कितनी सारी जजमेंट्स पढ़ रहे हैं. एसी टू एग्जामिन रिलीफ फॉर रोड एक्सीडेंट एम्प्यूटी. एम्प्यूटी मतलब जिनका कोई पार्ट है जो कट करना पड़ गया ड्यू टू accident, ठीक है ना. The Supreme Court has agreed to hear expeditiously a Chennai-based man's unique plea that people like him who lost a limb in traumatic road accident have reduced life expectancy and should be eligible for separate higher accident compensation. तो क्या plea है कि higher compensation मिलनी चाहिए because उनकी life expectancy जो है, life जो उन्हें जीनी थी actual में, वो कम हो गई है, ठीक है ना. तो higher compensation मिलनी चाहिए, तो एक unique plea है, इसको नोट कर लेंगे. A bench led by Justice K.M. Joseph admitted the petition filed by V.S. Venkatramana, represented by advocate so-and-so, who reminded the court of its own words that judiciary should not be a neutral umpire but an active explorer and a seeker of truth when accident victims come for relief. 42-year-old lost his left leg above his knee in a road accident in Chennai in 2015. He was categorized with 85% permanent physical disability, but the Madras High Court reduced the total compensation due to him from 84.36 lakh to 66.84 lakh. Said his medical bills including, so the petitioner said his medical bills including for the amputation of his leg had alone costed him 28.5 lakhs. He argued that the motor accident law should introduce a new category called compensation arising out of reduced life expectancy due to amputation in motor accident afflicted claimants, right. तो वो कहते हैं कि एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस करनी है, तो ये नोट करिए, ये नोट करिए. Mr. Venkatraman referred to the court's past judgments which had accepted home truths like long expectation of life is connected with earning capacity. ठीक है ना. Supreme Court appointed retired Punjab and Haryana High Court Judge Justice Rakesh Kumar Jain to monitor the probe in the Lakhimpur Kheri incident. तो लखीमपुर खेड़ी जो इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर जस्टिस राकेश कुमार, दिस इज R.K. Jain, who is a retired judge from who is retired from Punjab and Haryana High Court, will be monitoring the probe into the incident. Now, you know what was it? The farm protests were going on then, and they were killed after being hit by a convoy of 3 vehicles, including one belonging to Union Minister Ajay Mishra. ठीक है, इनका नाम हमें याद करना है, क्वेश्चन आ सकता है. A bench headed by Chief Justice of India N.V. Ramana also reconstituted and upgraded the special investigation team probing the case by incorporating 3 IPS officers, S.B. Shiradkar, पद्माजा चौहान एंड प्रीतिंदर सिंह. तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कैसे अपग्रेड करेंगे. नाम ऑफ द जज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है.
Following the Supreme Court order, UP's additional Chief Secretary Avnish Kumar Avasthi said the state-appointed one-man probe commission of Justice Pradeep Kumar Srivastava, who is retired judge of Allahabad High Court, would be dissolved. तो पहले यूपी ने भी अपनी एक कमीशन सेटअप करा था, वन मैन प्रोब कमीशन. जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, वो कर रहे थे, बट अब वो डिसॉल्व कर दी जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बिठा दिया है. ठीक है ना. अब फर्टिलाइजर रो, सो चाइनीज फर्म आज श्रीलंका टू पे फॉर नेग्लिजेंस. तो हम ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ से रिलेटेड है. अ चाइनीज फर्म हैज डिमांडेड $8 million. Now this is important, please make a note. कितने मांगे? $8 million. Important है, from श्रीलंका for negligence. किस चीज के लिए? Negligence के लिए. In testing its fertilizer sample, escalating tensions persisting for weeks since Sri Lanka authorities rejected a contaminated consignment from the firm. तो ठीक है, उन्होंने फर्टिलाइजर्स मंगवाए चाइना से. ठीक है, उनको टेस्ट किया और टेस्ट करके उन्होंने कहा कि ये जो कंसाइनमेंट है वो कंटेमिनेटेड है. अब देखते हैं क्या कह रहे हैं. इन अ लेटर ऑफ डिमांड टू द नेशनल प्लांट क्वारंटीन सर्विस ऑफ श्रीलंका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, द चाइनीज फर्म अक्यूज अथॉरिटीज ऑफ मेकिंग एन एरोनियस कंक्लूजन इन इट्स टेस्ट. उन्होंने कहा कि ये एरर है, इसके अंदर एरर है, जो ये टेस्ट है ये एरोनियस है. In October, Sri Lanka barred a Chinese ship carrying organic fertilizer after the National Plant Quarantine Service tested samples and confirmed presence of organisms, including certain types of harmful bacteria. तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, बट उसको जब टेस्ट किया तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, इसके अंदर there certain type of harmful bacteria, right? China has reacted strongly to the development, even banning a top public sector bank in Sri Lanka that held back payment to the company after a court order restraining it. In a tweet with clarifications on behalf of Chinese company, so the Chinese embassy on Sunday said, Chinese embassy said Ceylon Fertilizer Company, which received the fertilizer sample on July 28, should have tested it before giving the bid, signing the contract and getting the import permit. वो कहते हैं कि ये तुम्हें जो टेस्टिंग था ना, ये टेस्टिंग वाला पार्ट पहले करना चाहिए था, ना कि जब कंसाइनमेंट शुरू हो गई थी. The fertilizer row involving the Chinese firm comes months after Sri Lanka abruptly switched to organic fertilizer only policy, widely criticized by farmers and experts as short-sighted and ill-timed. ठीक है ना. तो ये चाइना के साथ श्रीलंका का डिस्प्यूट है $8 million का. ओके. SC takes up plea on hate speech proliferation. Proliferation क्या होता है? Proliferation is rapid increase in number or amount of something. तो जो hate speech है on social media, especially on social media, has increased. Some of the people have filed a plea in the Supreme Court. So let's read further. ये हमारे concern का क्या है? The petition urged the court to fix the extent of liability of public authorities in case they willfully allow hate speech इन वायलेशन ऑफ द लॉ. तो वो कहते हैं कि अगर पब्लिक अथॉरिटीज अलाउ कर रही हैं समवन टू विलफुली अलाउ हेट स्पीच, तो इन वायलेशन ऑफ द लॉ, तो लाइबिलिटी क्या होगी उनकी, पब्लिक अथॉरिटीज की. ठीक है ना. इट सेड पब्लिक अथॉरिटीज हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टू प्रिवेंट हेट स्पीच targeting particular communities. The petition also sought the implementation of the anti-lynching guidelines issued by the court. तो हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंटी लिंचिंग गाइडलाइंस कौन से केस में ले डाउन करी गई थी, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, हम सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज में आ गया अब, तो इवन पिछली जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, राइट. लिंचिंग का मतलब क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ वायलेंस इन विच अ मॉब अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस विदाउट ट्रायल. मतलब वो कोर्ट के ऊपर तो छोड़ते ही नहीं है. ठीक है ना. वो कहते हैं हम खुद ही मार पीट कर जस्टिस कर लेंगे. बहुत सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं और किसी को मारपीट करते हैं और वो कहते हैं हम खुद ही जस्टिस कर देंगे. कहा नहीं जाता जब रेप होता है कि इसको पब्लिक को दे दो, ये पब्लिक इसको हैंग कर देगी. ठीक है ना. बट हमारा रूल लॉ क्या कहता है कि उसका प्रॉपर ट्रायल होगा. ट्रायल मतलब देखा जाएगा, सुना जाएगा कि क्या उसने सच में ये ऑफेंस कमिट किया है या नहीं. एग्जीक्यूट अ प्रिज्यूम्ड ऑफेंडर, मतलब जिसको लगता है कि कहा जा रहा है कि ए ने बी का रेप किया, तो लोग ए को पकड़ के मार देते हैं.
ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, ठीक है ना, इट इज लिंचिंग। तो एंटी लिंचिंग गाइडलाइंस किस में ले डाउन करी है सुप्रीम कोर्ट ने, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसीलिए ही मैंने मेंशन किया है। Okay? अब पेगासस स्पाईवेयर को ऑर्डर हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि एक कमेटी बिठा दी गई है, ठीक है ना, कमेटी या कमीशन बनाया गया है, उसके अंदर हमने नाम वाम सब कुछ डिस्कस किया था। अब रीजन, वहां पे मैं रीजन बताना भूल गई थी आपको कि रीजन क्या है, क्यों बनाई गई कमेटी, ठीक है ना, इसलिए बनाई गई, कोर्ट ने बोला कि यूनियन ऑफ इंडिया को एम्पल अपॉर्चुनिटी दी गई थी, यूनियन ऑफ इंडिया को, हमारी गवर्नमेंट को, टू क्लैरिफाई इट्स स्टैंड रिगार्डिंग द एलिगेशंस रेज्ड and to provide information to assist the court regarding the various actions taken by it over the past 2 years since the first disclosed alleged Pegasus spyware attack. अब पेगासस स्पाईवेयर क्या है, पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो किया है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें से एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा, मतलब आधा नहीं, एक तो मिनिमम आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पेगासस स्पाईवेयर का। इसके अंदर कहा जा रहा है कि स्नूप मतलब जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं या डेस्कटॉप्स हैं या कुछ भी ऐसी चीजें गैजेट्स हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट स्नीक इन कर सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकती है आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप डेस्कटॉप, इसमें जा सकती है। और ये कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो स्पाईवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये यूज किया है बहुत सारे लोगों पे, अराउंड 500 to 1000, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, ठीक है ना। तो अब उसके जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ हमारे ऊपर उन्होंने स्पाई किया होगा, उन्होंने ये पिटिशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइट। और क्यों, अब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कमेटी बना दी है जो देखेगा सब कुछ कि सच में ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो क्या करा जाए, सब कुछ, राइट। अब वो क्यों बनी है, क्योंकि गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड क्लैरिफाई नहीं किया, ठीक है ना। अब और जजमेंट जो मेन मेंशन करी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मेरे क्लैट एलएलएम वाले बच्चे हैं ना वो तो इस जजमेंट को पढ़ेंगे, क्लैट एलएलएम वाले बच्चे, इस आई नो 2011 की जजमेंट है बट इंपॉर्टेंट है, अब ये जजमेंट पढ़ेंगे इसको। एज हेल्ड बाय दिस कोर्ट इन राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इसका नाम हर बच्चा याद कर लेगा जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। द रिस्पोंडेंट यूनियन ऑफ इंडिया शुड नॉट टेक एन एडवर्शियल पोजीशन व्हेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस आर एट थ्रेट। वो कहते हैं फंडामेंटल राइट्स आर एट थ्रेट और गवर्नमेंट हमें बता नहीं रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, दैट इज रॉन्ग। द कोर्ट इन दिस केस ऑब्जर्व दैट एज फॉलोज, क्या ऑब्जर्व, क्या पढ़ते हैं चलिए। इन ऑर्डर दैट द राइट गारंटीड बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 32 be meaningful, and particularly because such petitions seek the protection of fundamental rights, it is imperative that in such proceedings the petitioners are not denied the information necessary for them to properly articulate the case. वो कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो देनी जरूरी है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए लोग आते हैं, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रही एंड, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें एंड बी हर्ड स्पेशली वेयर सच इंफॉर्मेशन इज इन द पोजेशन ऑफ द स्टेट। वो कहते हैं जब इंफॉर्मेशन जो पोजेशन स्टेट के पोजेशन में है वो इनको देनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टेट ने बोल दिया कि ड्यू टू डिफेंस सिक्योरिटी रीजन हम नहीं बता सकते। टू डिनाई access to such information without citing any constitutional principle or any enumerated grounds of constitutional prohibition would be to thwart the right guaranteed by clause 1 of article 32। वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो यहाँ पे आप, ठीक है। फर्दर, इन एज मच एज बाय हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन ऑफ कॉमन लॉ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स आर सब्सटैंशियली दो नॉट नेसेसरी फुली एडवर्शियल, बोथ पार्टीज बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेसिंग ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड फैक्ट्स बिफोर दिस कोर्ट। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि अगर स्टेट के पास कोई इंफॉर्मेशन है वो स्टेट को, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी कोर्ट के अंदर, अनलेस एंड अनटिल उनके पास एक सॉलिड रीजन नहीं है। दैट इज व्हाट वाज हेल्ड इन राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज एन इंपॉर्टेंट judgment. We need to know the name. Everybody of us need to know the name who are appearing for law entrance exams, and CLAT LLM वाले ये judgment पढ़ेंगे। PDF आपको मैं provide कर दूंगी, link is going to be in the description box. Okay. Punjab House passes resolution against BSF's extended jurisdiction. ठीक है, अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट ने पास किया है रेजोल्यूशन अगेंस्ट BSF's extended jurisdiction, ठीक है ना। वो हमारी स्टेट कौन सी है, पंजाब। इंपॉर्टेंट, सब नाम इसका याद रखेंगे। नाउ टर्मिंग सेंटर्स डिसीजन ऑन एक्सटेंडिंग jurisdiction of border security force, BSF क्या होती है, border security force in Punjab, as an expression of distrust and insult towards the state police, the Punjab Assembly passed a resolution
रेजोल्यूशन अगेंस्ट द सेंटर्स नोटिफिकेशन एंड डिमांडेड इट्स विड्रॉल। तो उन्होंने सेंटर को कहा कि ये विड्रॉ करो, ठीक है ना। द रेजोल्यूशन विच वॉज मूव्ड बाय पंजाब डेप्टी चीफ मिनिस्टर सुखजिंदर सिंह रंधावा सेट द डिसीजन ऑफ एक्सटेंडिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ BSF फ्रॉम 15 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स। मतलब पहले 15 किलोमीटर्स तक की जुरिसडिक्शन जो थी वो थी BSF की, अब 50 किलोमीटर्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रस्ट। वो कहते हैं इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्ट्रस्ट, ठीक है ना। 15 किलोमीटर से कितनी कर दी गई थी BSF की जुरिसडिक्शन? 50 किलोमीटर्स, ठीक है ना। अब उसका विड्रॉल माना गया है। कौन सी स्टेट ने ये किया है? पंजाब ने। हमें क्या रखना है? कौन सी स्टेट ने ये किया है? पंजाब ने, right? अब support for terror outfit doesn't attract UAPA Supreme Court. Now I know we studied this in the previous lecture also, but this is important. Now I need to give you some additional information. The Supreme Court held that mere association with a terrorist organization as a member or otherwise is not sufficient to attract an offense under the draconian UAPA, that is Unlawful Activities Prevention Act of 1967. वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एक मेंबर हो, you are a member of the organization, is not sufficient to attract an offense under UAPA, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे सभी के सभी। हम जजमेंट का नाम भी अभी देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। LLM वाले बच्चे इस जजमेंट को पढ़ेंगे और बाकी सब नाम याद रखेंगे। एसोसिएशन और सपोर्ट फॉर अ टेरर आउटफिट शुड बी अकम्पनीड विद एन इंटेंशन टू कमिट एक्ट्स टू फर्दर द एक्टिविटीज ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं कि मेंबर बीइंग अ मेंबर इज नॉट इनफ, आपको क्या होना चाहिए? इट शुड बी अकम्पनीड, यहाँ से it should be क्या कह रहे हैं वो? accompanied with an intention to commit acts to further the activities of the terrorist organization, ठीक है ना। intention होनी चाहिए और further acts होने चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक? A bench of Justice Ajay Rastogi and Abhay Asoka clarified in a judgment which may create significant ripples about the state's use of power to arrest and detain young persons under the terror law. तो ये वाली जो जजमेंट है ना, ये बहुत कुछ चेंज कर देगी, बिकॉज अभी तक UAPA के अंदर बहुत ज़्यादा अरेस्ट होती आई हैं। तो ये वाला जो जजमेंट है ये बहुत कुछ चेंज कर देगा। द कोर्ट वाज डीलिंग विद सेक्शन 38। अब सेक्शन 38 क्या कहता है? DU वाले बच्चे जो हैं, DU LLB के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उन सबको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 38 टॉक्स अबाउट मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड सेक्शन 39 टॉक्स अबाउट सपोर्टिंग अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नोट कर लेंगे सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोथ सेक्शंस अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन और बोथ। अब हमने ये वाला, ये सबको ही पता होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा वाला पार्ट? ये सेक्शन 38 एंड 39, ओके। देन मेयर एसोसिएशन, वो क्या कह रहे हैं कि मेयर एसोसिएशन विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सफिशिएंट। ये हमने पढ़ लिया। तो एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट हैव टू बी विद द इंटेंशन ऑफ फर्दरिंग द एक्टिविटीज ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने पढ़ लिया, ऊपर हमने यहाँ पे नोट भी कर लिया ये, और अब हम ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे चले। सेक्शन 43D क्लॉज 5 इन द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब हमें ये पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसकी भी बात होने वाली है। कहता है notwithstanding anything contained in code, no person accused of an offence punishable under chapter 4 and 6 of this act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless a public prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application for such release। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना बहुत जरूरी है, ऐसे बेल नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये कह रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना बहुत जरूरी है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट सच अक्यूज्ड पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल और on his own bond if the court on a pursuit of the case diary or the report made under section 173 of the code is of the opinion। अब ये देखना जरूरी है। There are reasonable ground for believing that the accusation against such person is prima facie true। तो ये वाली जो लाइन पढ़ते थे, तो इसके अंदर UAPA के अंदर बेल मिलनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, ठीक है ना। तो अब इस सेक्शन को हमने पढ़ लिया, बेयर प्रोविजन पढ़ लिया। कोर्ट क्या कहता है वो देखते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रिजम्पशन, क्या कहते हैं? इंस्टेड ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस द UAPA होल्ड्स प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड। अब जनरल अगर रूल, अगर आपको पता है, ये सुना होगा कि बेल इज अ रूल, कि बेल देनी है वो एक रूल है, जेल इज एन एक्सेप्शन। क्या है ये? बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है ना। बट यहाँ पे UAPA के अंदर क्या है? UAPA के अंदर क्या है कि इंस्टेड ऑफ प्रिज्यूमिंग ऑफ इनोसेंस द UAPA होल्ड्स प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, कि गिल्ट, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा भी एविडेंस मिला तो वहां पर
वो कहेंगे कि हाँ द पर्सन इज, मतलब उसको अक्यूज ट्रीट किया जाएगा। अक्यूज का मतलब क्या होता है, शायद जिसने ऑफेंस, मतलब शायद जिसने ऑफेंस कमिट किया हो, ठीक है ना, तो अक्यूज्ड, ठीक है। और जब प्रूव हो जाता है कि हाँ उसने ऑफेंस कमिट किया तो उसको क्या कहते हैं, कन्विक्ट, उसको क्या कहते हैं, कन्विक्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 43E ऑफ द एक्ट एक्सप्रेसली सेज अबाउट प्रिजम्पशन एज टू द ऑफेंसेस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43D क्लॉज 5, जेल इज द रूल एंड बेल इज नॉट इवन एन एक्सेप्शन। वो कहते हैं इस रूल के अंडर, उसमें कहा कि अगर प्राइमा फेसाई भी एविडेंस है तो बेल नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये हमारा सेक्शन है 43D क्लॉज 5, ठीक है। इन द कोर्ट थ्वाहा फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम है केस का, जिसके बारे में हम अभी बात करें, जिसके अंदर कहा गया कि सिर्फ एक मेंबर होने से आप यू हैव नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, आपकी फर्दर इंटेंशन भी होनी चाहिए। वो थ्वाहा फैजल वाले केस में कहा है, रिफ्यूज टू कंस्ट्रक्ट दिस सेक्शन इन अ नैरो एंड रिस्ट्रिक्टिव सेंस, ठीक है ना। अब अगर हम उस सेक्शन को पढ़ें तो दोनों तरफ से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक तो है नैरो, मतलब हम बिल्कुल वर्ड्स के अकॉर्डिंग चलें कि ठीक है थोड़ा बहुत भी एविडेंस है तो बेल नहीं दे सकते, और एक है हम उसको वाइडर, ठीक है ना, वाइड इंटरप्रिटेशन दे तो उसके अंदर कह सकते हैं कि हाँ मतलब अगर इतना, मतलब प्राइमा फेसाई वर्ड को क्या हम इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो इस वाले केस में नैरो या रिस्ट्रिक्टिव सेंस में कोर्ट ने उसको नहीं कंस्ट्रक्ट किया। दिस एनालिसिस हैज टू सम एक्सटेंट लिबरलाइज्ड एंड अदरवाइज illiberal bail clause. In the process, the court has also tried to mitigate the error committed by a two-judge bench of the Supreme Court in National Investigation Agency versus Zahoor Ahmad Shah Watali that interpreted the same provision. अब किसको ओवररूल किया है, कौन सी जजमेंट को, इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह बटाली 2019 दैट इंटरप्रेटेड द सेम प्रोविजन। नोट कर लेंगे इसको, इंपॉर्टेंट हो गई है जजमेंट, ठीक है। नाउ अब देखते हैं, इन जहूर अहमद शाह बताली द कोर्ट सेड दैट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ UAPA द बर्डन इज ऑन द अक्यूज टू शो दैट द प्रोसिक्यूशन केस इज नॉट प्राइमा फेसाई ट्रू। प्रोसिक्यूशन मतलब जो स्टेट ने एलिगेशंस लगाई हैं वो सच नहीं है। ये बर्डन किसके ऊपर है, बर्डन इज ऑन द अक्यूज्ड, बर्डन इज ऑन द अक्यूज्ड। ये किसने कहा था, ये जहूर अहमद शाह बताली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है ना। द प्रोपोजिशन इन जहूर अहमद शाह बताली इज दैट द बेल कोर्ट शुड नॉट इवन इन्वेस्टिगेट डीपली इनटू द मटेरियल्स and evidence and should consider the bail plea primarily based on the nature of allegations for according to the court section 43D clause 5। वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को भी डीपली देखने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन को भी डीपली देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से मटेरियल्स देखो और अगर लगता है तो प्राइमरी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एलिगेशंस में जाएंगे, ठीक है ना। सेक्शन 43D क्लॉज 5 prohibits a thorough and deeper examination। वो क्या कहते हैं कि it prohibits thorough and deeper examination. As such, in several cases, bail pleas were rejected relying on Zahoor Ahmad Shah Watali despite the strong indications that the evidence itself was false or fabricated। तो इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है कि thorough prohibits a thorough and deeper examination। ये कौन से केस के अंदर कहा है, जहूर अहमद शाह वटाली। और हमारे थ्वाहा फैजल के अंदर एक लिबरलाइज्ड व्यू दिया गया है। टॉप कोर्ट हैज नाउ ऑल्टर्ड दिस टेरिबल लीगल लैंडस्केप। For doing so, the court also relied on a later three-judge bench decision in Union of India versus K.A. Najeeb 2021. In K.A. Najeeb, the larger bench said that even the stringent provisions under Section 43D5 do not curtail the power of the Constitutional Court to grant bail on the ground of violation of fundamental rights। ठीक है, टू द कॉन्ट्ररी तो एक और जजमेंट जो थी वो थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस K.A. नजीब 2021 की ही जजमेंट है। अगेन ये LLM वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, प्लीज इसको पढ़ना। जो आपका इस वाले केस में क्या हेल्ड किया गया था, इस वाले केस में कहा गया था डू नॉट, ये कर्टेल नहीं करता है द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट टू ग्रांट बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके थ्वाहा फैजल वाले में क्या कहा वो हमने फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक उसमें पढ़ लिया, ठीक है। ये सारी जजमेंट्स याद होनी जरूरी है। CBI ED चीफ्स कैन नाउ हैव 5-year
टर्म्स, ठीक है, 5 ईयर टर्म्स हो सकता है ईडी, सीबीआई और ईडी चीफ का। पढ़ लेते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रोमलगेटेड 2 ऑर्डिनेंसेस। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तभी मैं कहती हूँ जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर बेस्ड है, राइट। अगर आपने पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट चैप्टर नहीं पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो आज ये वीडियो देखकर जरूर पढ़ लेना, उसमें ऑर्डिनेंस का मतलब समझना, ठीक है। ऑल्सो वी हैव अ कोर्स फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर मैंने खुद आपको पढ़ाया हुआ है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जस्ट इन एड ऑन। चलिए वापस आते हैं। तो 2 ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट हुई, प्रेसिडेंट ने करी, दैट वुड अलाउ द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टेन्योर्स ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट फ्रॉम 2 years टू अप टू 5 years। क्या अलाउ किया है? एक्सटेंड द टेन्योर्स, अलाउ टू एक्सटेंड, ये नोट करना जरूरी है, अलाउ टू एक्सटेंड द टेन्योर्स, ठीक है। ये जो ब्लू के अंदर है ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेंगे। The chiefs of the central agencies currently have a fixed 2-year tenure but can now be given 3 annual extensions। मतलब 2 का तो फिक्स्ड है और 3 annual extension, हर साल extension, मतलब 5 years तक ये up to 5 years ये बन सकते हैं, ठीक है। While the change in tenure of the post of CBI director was effected by amending the Delhi Special Police Establishment Act 1946, the Central Vigilance Commission Act 2003 was amended with respect to the ED director's post। Again, this is important, this is important। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इससे, ये दोनों important है, इसको नोट करेंगे। The move comes just before the present ED chief Sanjay Kumar Mishra is to retire on November 17, ठीक है। Provided that the period for which the Director of Enforcement holds the office on his initial appointment may in the public interest on the recommendation of the committee under clause A and for the reason to be recorded in writing be extended up to 1 year at a time, the Central Vigilance Commission Amendment Ordinance 2021 read। तो कितने के लिए? 1 year at a time, ठीक है ना। ये नहीं कि 5 years का कंप्लीट टेन्योर बना दिया, 2 years का फिक्स है प्लस 3 years के लिए एवरी ईयर 1 year करके एक्सटेंड कर सकते हैं टिल 5 years, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सच एक्सटेंशन शैल बी ग्रांटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 5 years इन टोटल इंक्लूडिंग द पीरियड मेंशन्ड इन द इनिशियल अपॉइंटमेंट इट एडेड, ठीक है ना। समझ आ गया कि 2 साल का वो स्टार्टिंग वाला पीरियड प्लस 3, मतलब 3 times एक्सटेंशन मिल सकती है, और जब 5 years हो गए उसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है, जाओ घर को। अब प्रॉब्लम क्या है? सुप्रीम कोर्ट कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पिछले साल 2020 के अंदर रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब किसी पिछली डेट से मिस्टर मिश्रा का जो टेन्योर था वो एक्सटेंड किया गया था, 1 year एक्सटेंशन दी गई थी। तो कोर्ट ने कहा था, द कोर्ट नोटेड दैट सच एक्सटेंशंस कुड बी गिवन ओनली इन रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस टू फैसिलिटेट एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। However, after the promulgation of the ordinance, the center can now give 1 year extensions thrice after the completion of the initial 2 years। तो कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट गए, क्योंकि कोर्ट ने क्या कहा था कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में दे सकते हैं टू फैसिलिटेट एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, बट यहाँ पे इन्होंने 2 years के बाद खुद को कहा कि 3 times ये कर सकते हैं, 1 year की एक्सटेंशन 3 बार थ्राइस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमारा ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हमें नाम याद रखना है, ठीक है। अब चारधाम हाईवे एक्सपेंशन, नो डिफेंस नीड्स, sorry this word needs, defense needs versus civilian or environmental concerns have to balance both, Supreme Court said। The name of the judgment is Citizens for Green Dune versus Union of India। Citizens of Green Dune versus Union of India important है, पढ़ लेते हैं। The Supreme Court said a balance between defense and environment concerns is a better goal to achieve rather than to pit one interest against the other। वो कहते हैं कि हमारा बेटर गोल क्या होगा कि हम एक बैलेंस क्रिएट करें बिटवीन डिफेंस एंड एनवायरमेंट कंसर्न्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, नेम ऑफ द जजमेंट भी एज वेल एज दिस what has been said। अभी इसका फाइनल ऑर्डर, फाइनल डिसीजन आना है। द कोर्ट वाज हियरिंग अ प्ली अगेंस्ट द एनवायरमेंट क्लियरेंस गिवन to widen the Chardham roads by felling trees। These Himalayan roads are crucial to the defense preparedness along the Indo-China border, the government said। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों कर रहे हैं ये? The Himalayan roads, these Himalayan roads are crucial to the defense preparedness along the Indo-China border, the government said, right।
There is no defense versus government. What you do for the defense is not contrary to civilian needs or environment needs, Justice D.Y. Chandrachud observed during the hearing. Attorney K.K. Venugopal said the roads need to be widened for transport for heavy military equipment like missile launches and even tanks. ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्यों वाइडन करें? मिलिट्री कुछ चाहिए, इंडो चाइना बॉर्डर पे रोड्स हमारी सही होनी चाहिए, बिकॉज हमारे चाइना के साथ कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना. दिस इज इंपॉर्टेंट, जो हाईलाइट किया है वो हमें नोट करना है. ओके, परमानेंट कमीशन फॉर 11 वुमेन आर्मी ऑफिसर्स. अब ये जो पीसी, परमानेंट कमीशन, एसएससी, ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर. The Union government agreed to grant permanent commission PC to 11 women army officers who met the eligibility criteria after the Supreme Court threatened to initiate contempt proceedings, right? Short service commission women officers who have not approached the court but nonetheless meet the various eligibility criteria would be granted PC in 3 weeks, the government informed the court. The bench, also comprising Justice A.S. Bopana, was hearing a contempt petition filed by the 11 officers who alleged they were denied PC despite crossing the eligibility threshold. In August, over 70 women officers approached the court challenging the Army's decision, finding them ineligible for PC. They said they were disqualified despite satisfying the 60% assessment threshold for PC as described by the court. The court had said PC should be given to women SSC who obtained 60% marks in their assessment, subject to their meeting the medical criteria prescribed by the Army's August 1, 2020. इसके अंदर SSC में अब कितना क्राइटेरिया हमें चाहिए? Who obtained 60% marks in their assessment, उनको PC ग्रांट करना पड़ेगा, ये बोला गया है, ठीक है. हमारे यहाँ इस वाली स्लाइड से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है. इन अ लैंडमार्क रूलिंग इन February 2020, the Secretary Ministry of Defense versus Babita Punia and others, जो केस हमने डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी, the court had directed the government to ensure that women SCC officers are granted permanent commission in the army including command postings, ठीक है ना. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हेल्ड किया गया था February 2020 के अंदर. Those who were not granted this in the selection process that ensued had approached the apex court, ठीक है ना. उन्होंने एपेक्स कोर्ट को अप्रोच किया, पॉइंटिंग आउट फ्लॉज इन द क्राइटेरिया अडॉप्टेड बाय द आर्मी. क्या किया? जो आर्मी ने क्राइटेरिया अडॉप्ट किया था उसके अंदर क्या गलती है, फ्लॉज मतलब क्या गलती है वो बताया. फॉलोइंग विच द कोर्ट अनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट ऑन March 25 दिस ईयर, लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है ना. आपको ये जो हमारे बच्चे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, LLB के लिए, उनको तो इन जजमेंट्स का नाम याद करना है, बट जो LLM वाले हैं उनको मैं बता दूं, LLM वालों के लिए आपको ये जजमेंट्स दोनों ही पढ़ना जरूरी है. बबीता पुनिया तो आपके 2021 के एग्जाम में भी आई हुई थी ये जजमेंट, मतलब, और नितिशा एंड अदर्स ये आपके DU के एग्जाम, DU LLB के एग्जाम में पूछी गई है 2021 के, राइट. तो ये जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सभी एग्जाम्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है. अब वेनियार कोटा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हाई कोर्ट ने हेल्ड किया. कौन से हाई कोर्ट ने? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ रिजर्वेशन की बात आती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कौन से बेंच ने? मदुरई बेंच ने. कौन से हाई कोर्ट ने? मद्रास हाई कोर्ट ने. डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द लॉ प्रोवाइडिंग कितने परसेंट कोटा? 10.5 इंटरनल रिजर्वेशन टू द वेनिकुला क्षत्रिय कम्युनिटी, पूरा कम्युनिटी का नाम, विद इन द 20% रिजर्वेशन फॉर द मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. किसमें प्रोवाइड करी है? किसमें कोटा दिया है? एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. कास्ट कौन सी है? कम्युनिटी कौन सी है? 20% रिजर्वेशन है किसकी? मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की. और उसके अंदर कितने परसेंट पर्टिकुलरली उनको दिया था? इंटरनल रिजर्वेशन दी थी, वेनिकुला क्षत्रिय कम्युनिटी को दी थी, जो कि मद्रास हाई कोर्ट हैज हेल्ड इट टू बी unconstitutional, has held it to be unconstitutional. ठीक है, आगे बढ़े. It is said that the state had not collected any material to provide that the Vanyar caste, that is the Vanyakula Kshatriya comprising Vanyar, so was unable to compete with the other extremely marginalized community. क्यों unconstitutional डिक्लेयर किया? अगेन पता होना चाहिए, because the state was not having any material, state had not collected any material to prove the Vanyar caste, that is so and so
also was unable to compete with the other extremely marginalized community. ठीक है ना. उसके बाद when the entire most backward classes were enjoying 20% reservation, this caste alone was given 10.5%. This would affect the prospectus of the others. The government had not considered the caste-wise population, and there was no data available with the government to invoke the provision in the constitution to provide internal reservation. Now what is important for us, मैं उसको mark कर देती हूँ, tick डाल देते हैं, blue color लेते हैं. Important, this point is very important and this is very important. क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा that the government had not considered the caste-wise population and there was no data available with the government to invoke the provision of the constitution to provide internal reservation. Main पंगा क्या है? There is no data available, right? The court observed that by virtue of the 102nd constitutional amendment, the powers of the assembly to include and exclude the backward classes was bestowed on the parliament. अब ये नोट कर लीजिए, 102nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. पार्लियामेंट के पास पावर है टू exclude or include backward classes. But with the 105th constitutional amendment restored, the power of the state to identify and notify the backward amendment restored the power of the state. तो अब 102nd में क्या था? पार्लियामेंट के पास पावर. 105th के बाद किसके पास आ गई? स्टेट के पास पावर आ गई. ठीक है. बट वो कहते द 102nd अमेंडमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 11th अगस्त 2018. कब आई? 11th अगस्त 2018 को आई. ठीक है ना. और हमारा 105th जो अमेंडमेंट है वो आया 19th अगस्त 2021 को. The court held that on the date of its enactment, जब ये रिजर्वेशन लेकर आए, ये आई February 26, 2021 में, तब पावर किसके पास थी? तब पावर पार्लियामेंट के पास थी. वो कहते द स्टेट लेजिस्लेटर हैड नो पावर टू पास सच लेजिस्लेशन. अब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो अबाउट 102nd एंड 105th अमेंडमेंट, जो हमें यहाँ से वेरी वेरी शॉर्ट के अंदर पता चल रहा है कि 105th किसको देती है? रिस्टोर्ड द पावर्स टू द स्टेट टू आइडेंटिफाई नोटिफाई बैकवर्ड क्लासेस. 102nd किसको देती है पावर? टू द पार्लियामेंट. ओके. वॉइसेस ऑन कैपिटल हिल बैक काटसा सैंक्शंस वेवर फॉर इंडिया. अब हम देखते हैं ये क्या है. ठीक है, हम देखते हैं क्या है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, वो कर लेते हैं. द चेयरमैन ऑफ द पावरफुल यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉरेन अफेयर्स कमिटी, HFAC. चेयरमैन कौन है? ग्रॉगे मीक्स. डेमोक्रेट है ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना है, बहुत जरूरी. इट इज इंपॉर्टेंट कि चेयरमैन कौन है. ठीक है. हैज encouraged the Biden administration to consider a waiver of sanctions for India for the purchase of Russian S-400 Triumph मिसाइल. किस लिए वेव हो रहा है ये? रशियन 400 ट्रायम्फ मिसाइल के लिए. तो बेसिकली हम पढ़ते हैं कि ये है क्या, काटसा है क्या, कि जो रशिया के साथ अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगते हैं, और इंडिया रशिया से S-400 ट्रायम्फ मिसाइल बाय कर रहा है, डिफेंस सिस्टम बाय कर रहा है. बट वो कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर ये सैंक्शन ना लगाया जाए, इंडिया को पक्ष दिया जाए, which India is expected to take delivery by the end of 2021. Lawmakers from both sides of the aisle in the US Congress have in recent weeks urged President Joe Biden to waive sanctions on India under a 2017 US law, the Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. इसकी फुल फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. काटसा इंपॉर्टेंट नोट करेंगे जल्दी से हम. ठीक है. द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन एंटिटीज डूइंग बिजनेस विद द इंटेलिजेंस और डिफेंस डिविजन्स ऑफ द रशियन गवर्नमेंट. क्या सैंक्शंस लगते हैं किसके ऊपर? जो बिजनेस करते हैं किसके साथ? विद द इंटेलिजेंस, particularly intelligence or in defense divisions of the Russian government under section 231 of CATSA. important again, ये सारा ही important है. 231 of CATSA. section कौन से? 231 of CATSA. However, Congress also gave the President the authority to waive the initial application of sanctions under certain conditions. यही जो सैंक्शन है इसके अंदर पावर है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, कि वो वेव कर सकते हैं. और अभी सब बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए आपको वेव ऑफ कर देने चाहिए सैंक्शंस. ठीक है ना. व्हाट इज कैटसा?
The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act CATSA is a United States federal law. अब हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए. ये क्या है? Is an American federal law imposes sanctions on Iran, North America and Russia. Again, very very important. कौन सी countries पे sanctions लगाते हैं? ये ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड रशिया. इसको एज हम रिन याद कर सकते हैं. R for Russia, I for Iran and N for North Korea. Right now, it is a US federal law enacted in 2017. कब enact हुआ ये? In 2017. It is a US federal law enacted in 2017. कब enact हुआ? 2017 के अंदर. The act empowers the US president to impose at least 5 of the 12 listed sanctions on persons engaged in a significant transaction with Russian defense and intelligence sectors. तो different sanctions हैं, different type की sanctions हैं. उनमें से कितने sanctions हैं? वो 12 listed sanctions. कितने हैं वो? ये भी याद रखना. 12 listed sanctions. किसके पास पावर है? US प्रेसिडेंट के पास पावर है. ठीक है ना. इट्स अल्टीमेट गोल इज टू प्रिवेंट रेवेन्यू फ्रॉम फ्लोइंग टू रशियन गवर्नमेंट. अल्टीमेट गोल क्या है? कि इनकी गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं जाना चाहिए. ठीक है, अल्टीमेट गोल. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ सैंक्शंस देख लेते हैं. द कैट्सा कंटेन्स 12 टाइप्स ऑफ सैंक्शंस. देयर आर ओनली 2 सैंक्शंस दैट मे इम्पैक्ट ईदर इंडिया रशियन रिलेशंस और इंडिया यूएस रिलेशंस. 2 ही सैंक्शंस ऐसे हैं जो इंडिया यूएस या इंडिया रशिया रिलेशंस को इफेक्ट कर सकता है. प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन. नंबर 1 क्या है सैंक्शन? द फर्स्ट ऑफ दीज विच इज लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया रशिया रिलेशंस इज द प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन. इसका मतलब क्या है? दिस वुड मीन difficulties for India in making payment in US dollars to Russia for the purchase of the S-400 system. So वो डॉलर के अंदर, US डॉलर के अंदर पेमेंट करने में उनको डिफिकल्टी होगी. प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन. ठीक है ना, ये इसका मतलब है. वन ऑफ द सैंक्शंस इज दिस. And the second sanction is export sanction. The second sanction is will have greater consequences for India-US relation. This is the export sanction, which has the potential to completely derail the India-US strategic and defense partnership, as it will deny the license for and export of any items controlled by the US. जो import US करता है controlled by the US, export of any item वो license deny कर देंगे. और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इंडिया के ऊपर. राइट. वेवर क्राइटेरिया क्या है? द यूएस प्रेसिडेंट वाज गिवन द अथॉरिटी इन 2018 टू वेव कैट्सा सैंक्शंस ऑन अ केस बाय केस बेसिस. ठीक है ना, तो पावर है. अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम में. क्लैट वाले बच्चे स्पेशली और एनी अदर ऑल्सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. क्लैट एलएलबी के अंदर ये बहुत एक्सपेक्टेड है. So guys, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा then please like the video, and if you want me to do the videos from January to April जल्दी से, then you need to comment below because your comments motivate me to work more and more. So do comment. मई से तो हमने कर ही रखा है. जुलाई के 2 I know सेशंस मैंने लेने हैं, वो मैं ले लूंगी पक्का से. जनवरी से अप्रैल किस किस को चाहिए वो मुझे बता दो. I would love to do the videos. So yeah, and please do check the description box for all other videos. That's it. If you have any queries, you can leave a comment down below. You can also follow me on Instagram. I'm there by the name @IamLoggery. You can also book one-on-one session with me. All the details are going to be in the description box. So yeah, guys, that's it. Loggery signing off.